चैट, आर यू रियली एक्साइटेड? शुरुआत करी जाए, जल्दी से बताइए। ये यूनिट आज की आज खत्म हो रही होगी। जितने बच्चे लाइव आ गए हैं वो लाइक के थ्रू अपनी प्रेजेंस लगा दें, तो एक क्लैरिटी रहे हाँ इतने बच्चे लाइव अवेलेबल थे। फिर हम कमेंट सेक्शन देखेंगे कि क्या कंपैरेटिवली मैच कर रहा है कि हवा में है कि नहीं। मैं बढ़िया हूँ यार। जल्दी जल्दी अपनी अपनी प्रेजेंस लगा दीजिए। और क्या आप एक्साइटेड हैं? शुरुआत करी जा सकती है क्या? अगर हाँ तो यूनिट 3 उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। न्यू क्वेश्चन सीरीज जो आपको इस वक्त मिल रही है। क्या बताया हमने आपको? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेल, बस। और मस्त बात यह है कि आज के सेशन का जो पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन है वो यहीं शुरू है। एक बात जो बताना बहुत जरूरी है, रुकिए लाइव चैट मुझे ऑफ करने दीजिए, वहां से शुरुआत करेंगे। भाई कुछ बच्चे नए आते हैं हर लाइव सेशन में, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। जो पुराने वो समझ चुके हैं कि आपको करना क्या है। जब मैं सेशन कंटिन्यू करूंगा हर क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है। सोल्यूशन का जो कीवर्ड मिलेगा, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आएगी वो लिखना है। बट रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी, मतलब बस ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया हो बड़ा मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है, नहीं, फील गुड फैक्टर नहीं चाहिए, लिखना भी जरूरी है। टेलीग्राम सर्च कर लेंगे सीटीसी क्लासेस। ओके, शुरुआत कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप क्वेश्चन जरूर से लिखें और उसका जो कीवर्ड मिल जाए आपको सोल्यूशन के दौरान जब मैं बता रहा हूँ उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरा सोल्यूशन लिखने की जरूरत कतई नहीं। जब मुझे लग रहा होगा कि आपका कमिटमेंट सफिशिएंट एनफ है तो ये आपको टेलीग्राम पर वैसे भी दिया जा रहा होगा। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ सेशन में इस वक्त 640 बच्चों की लाइव प्रेजेंट लगी है ना। ठीक है। आपने अपनी प्रेजेंट लगाते चलो, लाइव हो तो हमें पता लगना चाहिए, है ना। आ जाइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न फटाफट से नोट करिएगा। प्रश्न समझने में हम समय लेंगे नो डाउट, बट सोल्यूशन का आदम उड़ा के चलेंगे। व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? अभी अभी हमने आपको बताया एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। बहुत सिंपल वर्ड में लिखिए, सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ गुड्स विथ द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर। बहुत सिंपल वर्ड में अब मतलब समझना। जब आप ये समझ गए ना एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है, गुड्स हम सेलेक्ट कर रहे होंगे, सेलर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा, और अगर गुड्स सेलेक्ट हो गया इसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, स्टेट द एसेंशियल्स रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ अनसर्टेन गुड्स। तो हमें ये बताना है कि क्या एसेंशियल्स हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया है, सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में सोल्यूशन क्या कह रहा है हमसे, है ना। फोकस रखिएगा। ओके, अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 सेक्शन को लेकर कुछ बच्चों का डाउट होगा तो मैं आपको बताऊं, आपके जितने भी सेक्शन, जितने भी एक्ट के हैं, जितने भी यूनिट्स के हैं, सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बहुत ही जल्द, है ना। जब आपको याद करने का रहेगा तब आगो बढ़ जाओ आगे भाई। सेक्शन 23 सेक्शन 1 क्या बोला? इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer when the goods of that description are in a deliverable state। तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर एप्रोप्रिएशन वाली बात नहीं आएगी, टेंशन ना लो। आर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड, तो एप्रोप्रिएट की मीनिंग आपको क्लियर है ना। आगे बढ़ जाओ। इधर बाय द सेलर, या तो सेलर के थ्रू, या विद द एसेंट ऑफ, बोले तो कंसेंट ऑफ द बायर, और बाय द बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर। अगर हम इस लाइन को ब्रेक करना चाहें, इन दो लाइनों को ब्रेक करना चाहें तो ये है क्या, इसको बोलेंगे हम लोग म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट बोले तो बोथ दी पार्टीज। यहां क्या हो रहा है, सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर और बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। द गुड्स आर असर्टेन बाय एप्रोप्रिएशन। गुड्स असर्टेन कैसे होगा? बाय एप्रोप्रिएशन, मतलब म्यूचुअल कंसेंट कि तुम हम मिलके बोलेंगे हाँ सही है। आगे बढ़ जाओ। अंटिल एप्रोप्रिएशन देयर इज मेयरली एन एग्रीमेंट टू सेल। एप्रोप्रिएशन से पहले क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल, कि हाँ फ्यूचर में कुछ गुड्स सेल आउट कर रहे होंगे। आगे बढ़ जाओ। यहां लिखा है एप्रोप्रिएशन मीन्स द सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। और गुड्स के सिलेक्शन में पार्टीज कौन है? सेलर बायर। पक्की बात। आगे बढ़ जाओ। क्या है एसेंशियल्स? एप्रोप्रिएशन के एसेंशियल्स क्या है? चलिए जी ध्यान दीजिए, कुछ 6 पॉइंट पर हमें सोल्यूशन लेना है। एप्रोप्रिएशन के एसेंशियल्स, मैं फिर से बोल दूं, दिमाग में कुछ नहीं रखना है। एप्रोप्रिएशन क्लियर हुआ क्या? एप्रोप्रिएशन का मतलब है सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द बायर और सेलर, म्यूचुअल कंसेंट। तो इसी को हमें ना स्ट्रेट वे लिख देना है। एक बात। दूसरा, एसेंशियल्स पूछेगा एप्रोप्रिएशन के क्या है, ध्यान दो। जो स्टेटमेंट समझा है ना एप्रोप्रिएशन का, उसी को ब्रेक करो। आओ,
द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, करना चाहिए। अगला, द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट। तीसरा, द गुड्स मस्ट बी इन अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या? जब हमने वर्ड लिया अप्रोप्रिएटेड में म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अरे तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। मतलब सेम पॉइंट पर सेम प्रोडक्ट के लिए दोनों ही पार्टी एग्री कर जा रही हैं। ठीक बात है। तो यहां क्या बोल रहे हैं? द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, कोई कंडीशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी, कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएशन कैसा होना चाहिए? अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो ये होना चाहिए म्यूचुअल कंसेंट सा। आप देख लो कितनी बार इस वर्ड को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। म्यूचुअल कंसेंट किसके बारे में? सेलर लेगा एसेंट किसकी? बायर की। और बायर लेगा एसेंट किसकी? सेलर की। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। द एसेंट में बी एक्सप्रेस या इंप्लाइड, वो हो सकता है। द एसेंट में बी गिवन इधर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन। खत्म होता है जवाब। लाइव चैट ऑन करते हैं, जरा मुझे बताएं एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। माइंड में इमेज क्लियर हुई क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट अगर हम फॉरवर्ड करना चाहें तो क्या बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में? जल्दी से बताइए, लाइव चैट ऑन है। क्या क्लियर हुई इमेज? एप्रोप्रिएशन का सीधा सा मतलब है गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो, अनकंडीशनली उस पर कंसेंट मिल रही हो, बायर सेलर से एसेंट ले रहा हो, सेलर बायर से एसेंट ले, विच इज म्यूचुअल कंसेंट। अगर ये हो रहा है तो हम बोलेंगे हाँ जी गुड्स एप्रोप्रिएटेड है। जल्दी से बताएं क्या पहला टॉपिक एप्रोप्रिएशन माइंड में सेटअप हुआ कि हाँ इसका मीनिंग तो ये होता है, हो जाएगा। म्यूचुअल कंसेंट इज द की, है ना? म्यूचुअल कंसेंट इज द की। चलिए जी जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या यहां तक क्लियर है? टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और शानदार टॉपिक है। ओके रिपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया। ओके बहुत सही। तो लाइव चैट को वापस से करते हैं ऑफ और बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पर हम लोग। अमेजिंग, अरे धन्यवाद। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अगेन कॉपी में क्वेश्चन जरूर से लिखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान दो। नेमो दैट कुड नॉन हैव इट, मतलब नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल व्हाट डज नॉट ही हैव। अगर कोई भी व्यक्ति वह ट्रांसफर नहीं कर सकता जो उसके खुद के पास नहीं है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल ये भी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या कोई ऐसे एक्सेप्शंस अवेलेबल है? तो आंसर बिल्कुल अवेलेबल है। मैं आपको सीधी सटीक बात बताता हूँ। ज्वाइंट ओनर है ए बी सी, ये ज्वाइंट ओनर है। अब अगर बी कुछ सेल करना चाहता है, सिर्फ इतना सोचना है कि क्या वो अगले जो बायर है उसको एक बेटर टाइटल बेटर पोजीशन ट्रांसफर कर पाएगा? जवाब है हाँ, है ना? मर्केंटाइल एजेंट, आप जब आप कार या बाइक या कुछ भी बाय करने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, तो शोरूम पे आपको एक एजेंट मिलते हैं, उनको मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं, जो कॉमर्शियली सेलेबल है ना? वो एजेंट कॉमर्शियली सेल को प्रोसीड करने के लिए वहां पे बैठाए गए हैं, सैलरी पर बेस्ड है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब वो कुछ आपको सेल करते हैं तो क्या आपको बेटर टाइटल बेटर पोजीशन बेटर ओनरशिप मिलती है कि नहीं? तो जवाब है हाँ मिलती है। तो नेमो दैट कुड नॉन हैबिट की वो एक्सेप्शनल केस है। होता क्या है इस पर बात करेंगे। सोल्यूशन के बारे में जानने से पहले क्वेश्चन पूरा करते हैं। नन कैन गिव टू द अदर व्हाट ही हैज नॉट गॉट, कोई भी व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो उसके पास स्वयं ना हो। एक्सप्लेन द रूल एंड स्टेट द केसेस इन विच द रूल डज नॉट अप्लाई। समझना, ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, एक ही बात होती है। इवन इन टर्म्स ऑफ कैविट इंप्टर ऑल्सो, ये किसी भी केस में जो टॉपिक है उसका नाम लिखने के बाद द रूल डज नॉट अप्लाई ऐसे लिखें या बोले एक्सेप्शन टू दिस रूल ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। समझ आ रहा है? एक्सेप्शन टू दिस रूल ये लॉ का वर्ड हो जाता है, रूल डज नॉट अप्लाई ये सिंगल इंग्लिश हो जाती है। तो लेकिन आपको ना समझना है कि दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आ जाइए जनाब, शुरुआत करेंगे, साथ रहें समझते चलें। आइए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एसेंशियल कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर आप सोचो ना, आप सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करो, बोलो प्रॉपर्टी तो नहीं देंगे, है ना? खोपड़ी फोड़ देंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी होता है भाई। सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आप बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, बायर उसका कंसिडरेशन आपको एज अ सेलर पे करेगा, यही तो बात है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ये एक मेजर कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? कंटीजेंट याद आ रहा है, एसेंशियल चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एसेंशियल कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर सेल टू बी इफेक्टिव। अगर सेल को इफेक्टिव बताना है, पासेज ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक प्लेस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। किससे किसको? सेलर टू बायर, है ना? फ्रॉम सेलर टू बायर।
इफ द सेलर टाइटल इज डिफेक्टिव, बहुत सिंपल बात है, अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव निकला, मतलब सेलर चोर है अगर, तो बायर को ओनरशिप नहीं मिलेगी। सेलर फ्रॉड है अगर, उसने फ्रॉड से ओनरशिप ले रखी है, तो बायर को भी फ्रॉड वाली ओनरशिप मिलेगी। सेलर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है तो बायर को भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करेगा। शॉर्ट एंड सिंपल, सेलर जैसा बायर वैसा ओनरशिप पाएगा। सेलर के पास अगर ओनरशिप डिफेक्टिव है तो बायर के पास ओनरशिप डिफेक्टिव ही जाने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। द बायर टाइटल विल ऑल्सो भी डिफेक्टिव, अगर सेलर का डिफेक्टिव है तो बायर का टाइटल जो होगा, टाइटल बोल तो ओनरशिप पोजीशन, वो भी कैसी होगी, डिफेक्टिव होगी। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट है नेमो दैट को नॉन हैबिट का एक्सप्लेनेशन। अ पर्सन कैन ओनली ट्रांसफर व्हाट ही हैज, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द गुड्स देन ही हिमसेल्फ पोजेस, जो उसके पास ना हो। द प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस्ड बाय द लैटिन फ्रेज नेमो दैट कुड नॉन हैबिट। ठीक है, तो ये अभी आपने अपने पहले वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया। अब बोलते रूल डज नॉट अप्लाई, मतलब एक्सेप्शंस, तो मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन ऑलरेडी बता दिए है ना, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन डालना है। इसको हम और बेहतर प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान दो, हमको एक्सप्लेनेशन में जाना है। ठीक है, फोकस करिएगा, हमें बताना है एक्सेप्शनल केस। हम क्या करने वाले, सिंपली हम हेडिंग बनाएंगे एक्सेप्शन। ठीक है जी, ध्यान देते चले, फोकस रखिएगा, मजा आ रहा होगा पढ़ाई में। ओके, एक्सेप्शंस। ओके, एक्सेप्शंस हेडिंग बना ली हमने, और एक्सेप्शन के आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखना, रंग बिरंगी दुनिया आपकी नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, या बिफोर आफ्टर करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब जब आपने देखा तो आपने यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 डाल दिया, पॉइंट नंबर 2 डाल दिया, पॉइंट नंबर 3 डाल दिया, पॉइंट नंबर 4 डाल दिया, पॉइंट नंबर 5। सर इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? सर पहली बात तो ये कि ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, एक बार में एक पेज पे उसको दिख गया कि आपको सारे पॉइंट्स पता है। फिर अभी जो पहला पॉइंट था इसको आपने हेडिंग बनाई, ठीक है, और फिर आपने एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दिया। एक सही तरीका है अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने का, उम्मीद रख रहा हूं आप समझ रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं वापस से। ओके, एक्सेप्शन की हम लोग कर रहे थे बात, पहला एक्सेप्शन क्या है देखिए, ध्यान देते चलिएगा। ओके, एक्सेप्शन सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय स्टॉपल। अभी स्टॉपल आप कहां पर यूज करते थे याद करिए, ऐसा रिकॉल करिए। स्टॉपल जब वर्ड आता था अपन बोलते थे भाई गुड्स स्टॉप हो जा रहा है, अगर ये अनपेड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है कि अगर जो बायर है वो इंस्टॉलमेंट निकल गया या फिर बायर पेमेंट करने से मना कर रहा है, तो सेलर के पास ये राइट्स होता था कि गुड्स को हम ले लें कहीं और सेल आउट कर दें। आइए पढ़ के चेक करते हैं। When the true owner of the goods by his conduct or by words or by any act or omission leads the buyer to believe that the seller is the owner of the goods, जब वो ऐसा शो करे कि सेलर ही ओनर है, उसी के पास अथॉरिटी है सेल करने की। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन सकती है। मतलब आपने ये देखा ना एक लाइन, इस एक लाइन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बड़ी सी बन जाएगी, वहां पे इसी को घुमा के बताया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो इनकी इंटेंशन है वो वैलिड है या वॉइड है, वॉइडेबल है। ओके आ जाओ। ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स, आओ आगे पढ़ते हैं। ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स डिनाई द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। The buyer in such case get a better title than that of the seller। अब सोचो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनी जहां पर आपको ये पता लग गया पढ़ने के बाद ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय स्टॉपेल है ना, सेलर ऐसा शो कर रहा है कि वो बिल्कुल उसी की ओनरशिप में है, उसी की अथॉरिटी में वही सेलर है, तो यहां पर बायर को एक बेटर टाइटल मिल जाएगा। मतलब लॉस कौन बेयर करेगा फिर, जो सेलर जो ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, ये आप इसको सेलर ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय स्टॉपेल आप इसको याद कर सकते हैं पार्टनरशिप के एक टॉपिक से, है ना, याद करिए। पार्टनरशिप में एक टॉपिक आता था पार्टनर्स बाय स्टॉपल, ऐसा बोलते थे अपन, है ना, जो ऐसा शो करता था कि हम पार्टनर जबकि वो पार्टनर नहीं होता था। अगले पे चलते हैं, अगला टॉपिक देखिए भाई फटाफट से, सेल बाई मर्केंटाइल एजेंट। इसमें तो दिमाग लगाना नहीं बिल्कुल। मर्केंटाइल एजेंट कौन है, जो शॉप पर शोरूम पर आपको एजेंट दिखते हैं जो कॉमर्शियली सेल करने के पर्पज से वहां खड़े हैं, उनकी खुद की भी ओनरशिप नहीं है, बट जब भी किसी बायर को वो गुड सेल करते हैं तो उनको बेटर टाइटल देते हैं वो। अब ये पढ़ लेते हैं हल्का सा हम लोग, है ना, पढ़ लो जरा। तो द एजेंट एक्ट बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, द एजेंट इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सच पोजीशन इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। जो एजेंट है उसके पास जो कंसेंट है ओनर की है।
द एजेंट सेल द गुड्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आपने क्वेश्चन सुनो, इस एक लाइन का ध्यान देना, ठीक, इस एक लाइन पर ध्यान दो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनी और वहां पर इस लाइन को अटैच कर दिया गया, बोला गया द एजेंट सेल द गुड्स नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सिर्फ एक वर्ड नॉट। और आपसे पूछा गया कि जरा बताएं जो बायर है उसको एक गुड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जवाब है नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे वर्ड आपको पकड़ के चलने हैं, ठीक है। हम बोला मर्केंटाइल एजेंट, आपके क्वेश्चन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसको तुम बोलते हो ना, बड़े बड़े शब्दों में आया कि भैया मर्केंटाइल एजेंट ने गुड सेल आउट कर रखा है, जरा बताओ इसको ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो रूटीन वर्क था उसमें हुआ है या चोरी छुपे किसी और तरीके से सेल हुआ है। अगर हाँ इसमें ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट है, बिल्कुल ओनरशिप मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। ये लाइन से पता चल रहा होगा सेल बाय वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स। अगर आपके पास 3-4 जॉइंट ओनर साथ में है तो जो को ओनर होता है, एक लाइन में लिख लीजिए, को ओनर ट्रांसफर बेटर टाइटल। सिंपल सी बात है भाई, ओनर तो वो भी है ना, तो जब वो किसी गुड सेल करेगा तो बेटर टाइटल ट्रांसफर कर रहा होगा। नेक्स्ट वन, आपको अब देख के पता चल रहा होगा कि भाई साहब 6 नंबर में 6 नंबर पाने के लिए कितना लिखना पड़ता है। कई बार लोग बोलते हैं सर 6 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या ऐसा बना देंगे, देख लो तुम्हारे सामने है ना, कम से कम 2 पेज में जा रहा है सोल्यूशन ये, और ये लिखने का एक पैटर्न होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑब्टेन अंडर अवॉइडेबल एग्रीमेंट, चेक करो फटाफट से क्या बोलना चाह रहा है ये। when the seller of goods has obtained possession thereof under the avoidable agreement, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है, बट द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन रिजाइंड, लेकिन उसको रिजाइन नहीं करा जा रहा एट द टाइम ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सेल हो रही है तो उसको रिजाइन नहीं करे, कहते ठीक है जैसा है चल जाएगा। द बायर ऑब्टेन अ गुड टाइटल to the goods provided he buy them in good faith and without notice of the seller defect of title। अब यहां पर बायर बाय कर ले रहा है, आगे बढ़ो। इट इज टू बी नोटेड दैट द अबव सेक्शन applies when the goods have been obtained under an avoidable agreement, not when the goods have been obtained under void और illegal agreement। शब्दों पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि जो एग्रीमेंट की बात करिए ये अवॉइडेबल है, मतलब सेलर चाहे तो इस एग्रीमेंट को अवॉइड ही कर सकता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जो एग्रीमेंट है वॉइड है या फिर एग्रीमेंट इलीगल है। इससे मतलब क्या निकलता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ के लगा कि ये एक अवॉइडेबल एग्रीमेंट था, सेलर चाहता तो इसको अवॉइड ही कर सकता था। तो अगर इस सिचुएशन में सेलर बायर को कोई भी गुड्स ट्रांसफर करता है तो एक बेटर टाइटल ट्रांसफर करेगा। बट अगर पढ़ के लगता है कि अवॉइडेबल वाली बात नहीं, ये तो वॉइड एग्रीमेंट है, ये तो इलीगल एग्रीमेंट है, और इलीगल एग्रीमेंट में सेलर ट्रांसफर कर रहा है, अब बेटर टाइटल नहीं दे पाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। लीगल इफेक्ट में वॉइड एब इनिशियो है द टाइटल टू द गुड्स रिमेन्स विद द ट्रू ओनर, ठीक है ना, एंड कैन नॉट बी पास्ड ऑन द एनीबॉडी एल्स। मतलब साफ है, आपको दिमाग में क्या रखना है कि अगर कॉपी में लिखो इन चीजों को, अवॉइडेबल एग्रीमेंट है, अवॉइडेबल एग्रीमेंट है, पास बेटर टाइटल, ठीक है जी। एक लाइन ये लिख ली और दूसरी लाइन भी अटैच कर लीजिए, कहाँ लिखे, यहाँ लिख लीजिए। लेकिन अगर वॉइड या फिर इलीगल एग्रीमेंट है, वॉइड या फिर इलीगल एग्रीमेंट है, कैन नॉट पास बेटर टाइटल, तो एक बेटर टाइटल पास नहीं कर पाएंगे। वहां पे जो ट्रू ओनर होगा उसी के पास राइट्स होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट मूव करेंगे। सेल बाय द सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर द सेल। अब ये आपको याद होगा ऑक्शन सेल की हम लोग बात करते थे, जहां पर अनपेड सेलर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल बाय द सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर द सेल, याद करिए ये कब होता था, जहां पर एक सेलर है उसने गुड्स सेल करा, मतलब आफ्टर सेल वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। सेलर ने गुड्स सेल कर दिया, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट था, इन ट्रांजिशन था, वो ट्रांजिट में था, रास्ते में था, और सेलर को पता लगता है कि जो बायर है वो इंस्टॉलमेंट हो गया है। तो अभी सेलर के पास एक ऑप्शन आ गया ना कि हमें इनको सेल करना चाहिए कि कहीं और सेल कर देना चाहिए। तो अगर हम कहीं और सेल करेंगे, हालांकि हमने सेल कर दिया तो सही मायने में बायर ओनर बन जाता, बट क्योंकि हम एक अनपेड सेलर है,
हमको पेमेंट नहीं मिली तो हमारे पास ये राइट्स होते हैं हम किसी और को सेल कर दें। तो जिस थर्ड पार्टी को हम सेल करेंगे क्या वो ओनर बनेगा, उसको पोजीशन मिलेगी, बेटर टाइटल मिलेगा? आंसर इज यस। आओ पढ़ लेते हैं। चलो जी चलो। अंडर दिस एक्सेप्शन अ सेकेंड सेल शब्दों पर ध्यान दो, बाय द सेलर रिमेनिंग इन पोजीशन ऑफ द गुड्स विल गिव अ गुड टाइटल। इसको और इजी कर देता हूं। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, बी इंस्टॉलमेंट हो गए, तो ए ने गुड्स उठाया और रास्ते में जाते बोला इनको ना दो, ये तो निकल गए, आगे पहुंचा दो, ठीक है। तो सी कौन है? थर्ड पार्टी, बट स्टिल वो उनको बढ़िया सा टाइटल दे देगा। टू द बायर एक्टिंग इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस, 3 कंडीशंस शुड बी फुलफिल अंडर दिस एक्सेप्शन। 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आओ चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 1, द सेलर मस्ट कंटिन्यू इन, सेलर के पास पोजीशन होनी चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए। दूसरा, द गुड्स मस्ट हैव बीन डिलीवरेबल और ट्रांसफर टू द बायर और द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल मस्ट हैव बीन ट्रांसफर टू हिम, होना चाहिए। तीसरा, गुड फेथ एंड एब्सेंस ऑफ नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल ऑन द पार्ट ऑफ द सेकेंड बायर। जो सेकंड बायर है उसके पास प्रीवियस के लिए कोई नोटिस वगैरह भी नहीं है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, आराम से कर सकते हैं। चलिए जी आखिरी पॉइंट उठा लेते हैं इसका, है ना, एक और अनपेड सेलर वाला, वो इजी रहेगा, ये भी कर लीजिए। क्या बोलती है बातें। टॉपिक तो याद है ना किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सेप्शन ऑफ द रूल नेमो दैट कुड नॉन हैबिट। चलो, सेल बाय द बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स ओवर विच द सेलर हैज सम राइट्स। सेलर के पास कुछ राइट्स अवेलेबल है, स्टिल बायर गुड्स को सेल आउट कर रहा है। आओ चेक करते हैं। दिस एक्सेप्शन डील्स विद द केस ऑफ सेल बाय द बायर ऑफ गुड्स इन विच द प्रॉपर्टी हैज नॉट येट पास टू हिम। जब तक उसके पास पहुंची भी नहीं, फिर भी सेल करने को रेडी है, ठीक है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड सब्जेक्ट टू सम लीन और राइट ऑफ द सेलर, फॉर एग्जाम्पल फॉर अनपेड प्राइस। सिंपल सी बात है, एज अ सेलर हमने बायर गुड्स ट्रांसफर करा, मतलब बेटर टाइटल दे दिया, लेकिन अभी बायर ने पूरी पेमेंट हमें नहीं करी है। मतलब साफ है, गुड्स के कुछ पोर्शन पे एज अ सेलर हमारे राइट्स हैं, लेकिन बायर ने पूरे गुड्स उठाए और सेल आउट कर दिए। अब आगे बढ़ जाओ। द बायर मे प्लेज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द गुड्स टू अ थर्ड पार्टी एंड गिव हिम अ गुड टाइटल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन फॉर सेल आर सेटिस्फाइड। सेल मानी जाएगी कब? पॉइंट नंबर 1, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। हर एक लाइन पर, हर ये जो एक लाइन पढ़ रहे हैं इस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आसानी से बन सकती है। एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है, उसका क्वेश्चन का बेस ये लाइन होगी और आपको अपना सोल्यूशन फ्रेम करना पड़ेगा। आओ आगे बढ़ें। चलिए पहली कंडीशन क्या है? द फर्स्ट बायर इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। पहली कंडीशन क्या बोली जा रही है कि जो बायर है उसके पास सेलर की कंसेंट हो कि हाँ ठीक है बेच दो, पैसे से दे देना। अच्छा, उससे बेच के उससे पैसे लेके हमें दे देना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसफर इज बाय द बायर और बाय अ मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम। या तो बायर खुद करेगा या फिर उसका एजेंट करेगा जो बायर के लिए एक्ट कर रहा होगा। तीसरा पॉइंट, द पर्सन रिसीविंग द सेम एक्ट in good faith and without notice of any lien or other right of the original seller। जो पर्सन है वो भी ऐसा गुड फेथ में प्रोडक्ट ले रहा होगा। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल कर सकता है। आखिरी, सेल बाय अनपेड सेल, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अनपेड सेल का मतलब साफ है, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर सेलर ने गुड सेल कर रखा है, अगली पार्टी पेमेंट नहीं कर रही, तो सेलर के पास ये राइट्स होते हैं कि वो उस पार्टी को गुड्स ना सेल कर किसी और को सेल कर दे, और जिसको और को सेल कर रहा है उसको बेटर टाइटल देगा। शॉर्ट एंड सिंपल करते हैं, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एक्सेप्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन टू द रूल, किसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? नेमो दैट could non have it, no one can pass a better title than what he does not have। कोई भी व्यक्ति वो ट्रांसफर नहीं कर सकता जो उसके पास नहीं, सिंपल बात है। अब बोलते हैं अनपेड सेलर, इसका मतलब क्या है? यहां पर ए है, यहां पर बी है, इन दो के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, सेलर है बायर है, ये इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन में या फिर पेमेंट नहीं कर रहे। जो हमारा गुड्स है
वो ट्रांजिट में है, रास्ते में है, तो ए ने क्या करा, वही गुड्स उठाया और सी को सेल कर दिया। सवाल सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना सवाल है कि क्या ए सी को एक बेटर टाइटल दे पाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल दे पाएंगे। अब तुम पूछो क्यों दे पाएंगे, तो रीजन साफ है, इसी का तो एक्सेप्शन है ना, क्योंकि टेक्निकली जो बायर था अब वो ओनर होना चाहिए, बट हम किसी थर्ड पार्टी को, ये तो थर्ड पार्टी हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी है, तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ये है, लेकिन ये कौन है, ये थर्ड पार्टी है। तो सवाल बन के निकल के आता है कि क्या थर्ड पार्टी को बेटर टाइटल, बेटर पोजीशन, ओनरशिप मिलेगी? जवाब है बिल्कुल मिलेगी। अब जब कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच था और टाइटल इनको बेहतर मिल रहा है, तो ये एक्सेप्शन है इस रूल का। ठीक है, आ जाओ। सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें दिमाग लगानी, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर में कोई सेल हो रही तो वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जिसको सेल कर रहे हैं, भाई कॉन्ट्रैक्ट करके सेल कर रहे हो, तो जिसको भी सेल कर रहे हो उसको बेटर टाइटल, बेटर पोजीशन, बेटर ओनरशिप जरूर से मिलेगी। लाइव चैट ऑन हुआ है, जरा बता दें क्या दिमाग में इमेज डेवलप हुई कि भाई साहब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की एसेंशियल कंडीशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो सेलर है वो बायर को बेटर टाइटल, बेटर पोजीशन, बेटर ओनरशिप ट्रांसफर करे। और ये कब पॉसिबल है? जब सेलर के पास खुद उस प्रोडक्ट की ओनरशिप होगी, उस गुड्स की ओनरशिप होगी, उस गुड्स का बेटर टाइटल होगा। सोल्यूशन का फर्स्ट फेज है ये। अगर सेलर की ओनरशिप डिफेक्टिव होगी तो बायर की ओनरशिप अल्टीमेटली डिफेक्टिव हो जाएगी। क्या इससे कुछ एक्सेप्शन है? बिल्कुल अवेलेबल है, जहां पर एजेंट सेल करता है, स्टॉपल में सेल होती है ना, जॉइंट ओनर में सेल हो जाती है, या फिर अनपेड सेलर की कंडीशन में सेल होती है। कुछ ऐसी कंडीशन बनेंगी तो आराम से आप कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बनेगी बात। ओके, रिपोर्ट है क्या? मजा आ रहा है सर? अरे वाह, यही तो चाहिए भाई। 6 नंबर का टॉपिक बहुत तगड़ा था ये। ओके, रिपोर्ट है। हम्म, चलो बहुत बढ़िया, तो आते हैं अगले टॉपिक पर। क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्सेप्शन से बनती है? अमृत कैसा होता है ना, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाली बात हो रही है, एक एक वर्ड से बन सकती है, तो ये दिमाग में लगाना नहीं, कहीं से ही बन सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टॉपिक पे चलते हैं। व्हेन डज द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस? अरे बहुत सिंपल है, लाइव चैट ऑफ कर दिया है। मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहीं से भी बनेगी। 750 बच्चों की प्रेजेंट लगी, बाकी बच्चे चिल कर रहे हैं, ये अपने आप में कमाल है ना। ओके, शुरुआत करें, चलो। सवाल क्या है, जवाब धड़ल्ले से देते हैं। कहते हैं कि प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो रही है बायर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में। बड़ा सिंपल आंसर, पहला जो हमारा बायर है, देखो सारा सब कुछ बायर के हाथ में है कि नहीं। सेलर ने गुड सेल कर दिया, अब इसको चाहिए बायर की अप्रूवल, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब बायर सिग्निफाई कर दे, लिख लो साथ में, सिग्निफाइज अप्रूवल। जब बायर बता दे हाँ हाँ ठीक है, गुड्स हमें पसंद आया, हम रख ले रहे, हमें अच्छा लग रहा है ना। दूसरा, व्हेन बायर डज एनी एक्ट, भाई बायर कुछ ऐसा काम कर दे जहां से पता लग जाए, जैसे काम में, हाँ यहां से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे मान लो वो गुड्स को उठाए और बोले कि हमने इसको कहीं गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया, ये एक्ट है ना, या फिर यूज कर लिया। अब उसने कहीं प्लेज कर दिया अगर, तो आप वो बहुत ध्यान सुनना, अगर बायर ने वो गुड्स कहीं प्लेज करके पैसे उठा लिए, कुछ भी कर लिया, तो आपको वो गुड्स नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसे उसने ऐसा किया, इसका मतलब उसने अल्टीमेटली अप्रूवल दे दिया कि गुड्स तो हमारा ही है। अच्छा, और एक लाइन और लिखी साथ में, हम ये कर सकते हैं, एक रीजनेबल टाइम होता है ना, वो बीत जाए, है ना। रीजनेबल टाइम, 3 शब्द रखें, सोल्यूशन खत्म हो गया। भाई जो बायर है वो गुड्स को रिटेन कर रहा है अपने पास विदाउट गिविंग नोटिस, कोई नोटिस नहीं दे रहा, कुछ बता भी नहीं रहा, गुड्स अपने पास रखे हुए, एक रीजनेबल टाइम बीत चुका है, फिर भी 3 कंडीशन है बायर के पास। सोल्यूशन देखते हैं, आइए। टॉपिक क्लियर है माइंड में? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, 3 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए, transfer of property in the sale by approval when goods are deliverable on approval approved, when goods are delivered to the buyer, जब goods buyer को deliver होता है on approval or written basis, the property then passes to the buyer, point number 1, when he signifies his approval, ये तो आपको समझ में आ गया, जब buyer approval दे दे। दूसरा, when the buyer does any other act, वो कोई ऐसा act कर दे जिससे पता लगे कि उसने goods adopt कर लिया है, जैसे
गुड्स प्लेज कर देना, रीसेल कर देना, यूज कर लेना। और मेरे शब्दों को याद रखना, इस एक छोटे से वर्ड से, इस छोटे से वर्ड से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो बनने दो, और अगर नहीं क्लियर है तो तकलीफ बहुत होगी, इसलिए समझा रहा हूं। तीसरा, व्हेन द बायर रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन बियॉन्ड द टाइम फिक्स्ड, ये यूं कह सकते हैं, कहीं लिखा ही नहीं क्या रीजनेबल टाइम? अच्छा अच्छा, लिखा तो है बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम। आई बिलीव आप ये समझ गए। लाइव चैट नहीं होगा, बहुत सस्ता टॉपिक है नहीं। अगले पे चलो, टॉपिक देखो भाई, ये सब बड़े बड़े टॉपिक हैं। व्हाट आर द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द passes of property in case of specific or a certain goods? समझिएगा जनाब, जब हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स, कौन से गुड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिए गए कि यार ये वाला गुड्स होगा, जहां पर जो पार्टीज है वो कंडक्ट में आ गई, जहां पर कोई सर्कमस्टेंस अवेलेबल है केस के, तो हम बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स है। ठीक है, आ जाओ सोल्यूशन पे देखते हैं। टॉपिक लिख लेना जरूर से, क्योंकि जब बैठोगे ना अकेले तो तुमको ये रहेगा क्या पढ़ा। चलो सोल्यूशन देखते हैं। Where there is a contract for the sale of specific or a certain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intend it to be transferred. जब पार्टीज चाहें तब ट्रांसफर कर लेंगे। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए, जिसका जवाब मैं बड़ी आसानी से आपको दे दे रहा हूँ, कब कब होना चाहिए। ध्यान से सुने और कॉपी में लिख लें। एक तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर हो जाएगा, भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने बोला हमें ट्रांसफर कर दो, हो गया। दूसरा, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उनका कोई कंडक्ट ऐसा है, उनका कोई वर्क ऐसा है, उन्होंने बोला भाई ये ऐसे ऐसे कर दिया, आपको करना पड़ेगा। क्यों? गुड स्पेसिफिक है, यही वाला तो चाहिए। अगला, कोई ऐसे सरकमस्टेंसेस बन रहे हैं, सरकमस्टेंसेस ऑफ द केस, कोई ऐसा केस बन रहा है जिस पर आपको पता लगता है कि ये तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। जैसे दीपावली का समय है तो पटाखे दीपावली की डेट से पहले चाहिए ना, तो ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए। अब इसमें हम आपको बताएं कि नहीं नहीं वो आप दे देना जब आपका दिल करे, हम तो दीपावली के बाद उड़ाएंगे, है ना, हम तो सेलर, हम जब मर्जी बेच लेंगे, ऐसा तो चलेगा नहीं। आओ पढ़ के देखते हैं, शुरू करते हैं, उड़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जैसा टर्म है वैसे ट्रांसफर होगा, कंडक्ट ऑफ द पार्टी जैसी पार्टीज बोलेंगे वैसे ट्रांसफर होगा, और सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, यही 3 लाइन अभी आपको हमने लिखाई है ना। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए। It is only when the intention of the parties cannot be judged from their contract or conduct or other circumstances that the rules laid down in section 20-24 apply। क्या बोल रहा है? सबसे पहला लाइन सेक्शन 20 देखिए, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। शब्दों को ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया है कि एक एक लाइन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और मैं ट्राई करूंगा आज ही के सेशन में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दिखा दूं। हालांकि आप भी देख पा रहे हो, कल अपने पास लाइव सेशन में अराउंड 1500 से ज्यादा बच्चों की प्रेजेंट लग गई थी। आज भी कितने, लगभग 800 के आसपास, मतलब 50% डाउन है। लोगों को ये इंटरेस्ट है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, बट लोगों को ये इंटरेस्ट, लोग बोलते स्टूडेंट को ये इंटरेस्ट नहीं कि चलो पढ़ लेते रिवाइज कर लेते हैं, और ये बहुत गड़बड़ है। आ जाओ, इवन सारे जो फ्यूचर स्लॉट के बच्चे वो भी मौज मार रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, अपना काम करते रहे, है ना। आ जाइए, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरी स्टेट इन केस ऑफ एन अनकंडीशनल in case of unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer on making the contract। आपको ना मतलब कुछ दिमाग में एक्स्ट्रा नहीं डालना है, कॉन्ट्रैक्ट जब बना तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि असर्टेन है, गुड्स आइडेंटिफाइड है, हाँ यही वाला चाहिए, तो समय क्यों लगाना है भाई। फ्यूचरिस्टिक गुड्स की हम बात ही नहीं कर रहे, है ना। आगे बढ़ो। It is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed। पेमेंट पोस्टपोन हुई है, डिलीवरी पोस्टपोन हुई है, इससे मतलब नहीं है, ये मान लिया जाएगा गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर हो गई है। नेक्स्ट, सेक्शन 21, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन द डिलीवरेबल स्टेट। समझना, ये डिलीवरेबल स्टेट में है, ये डिलीवरेबल स्टेट में डालने की बात कर रहे हैं। आ जाओ। Where there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of
पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, उसको करना पड़ेगा। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन, जब तक सेलर ऐसा ना कुछ कर दे, जो कंडीशन डाली जाएगी। मतलब अगर पुट वर्ड आ रहा है तो ये कंडीशनल है, ठीक है, किसके लिए? फॉर सेलर, कि सेलर पहले ये काम करेगा तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। अगले पे चलते हैं। सेक्शन 22 क्या कहता है, चेक कर लीजिए। स्पेसिफिक गुड्स टू बी वे और मेजर्ड, बहुत सिंपल सी बात है, जैसा शब्दों से पता लग रहा है कि जो गुड्स आपने करा है उसके पास अगेन क्या हो जाए, एक कंडीशन हो जाए। किस बात की? कि भैया एक काम करो, पहले मेजर कर लो कि सब सही है कि नहीं है। भैया एक काम करो, पहले ये टेस्ट कर लो कि सब सही कि नहीं है। ये सब करने के बाद आप प्राइस कोट करो। समझ में आ रही बात क्या? आप प्राइस हमें तब बताओ जब आप मेजर कर लो, आप चेक कर लो, आप टेस्ट कर लो, फिर प्राइस बताओ। तो जब ये सेटिस्फाई होगा बायर, जब भी वो डिलीवरेबल स्टेट में जाएगी। पढ़ के चेक करते हैं, आ जाइए। इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट वेयर द सेलर इज बाउंड, कंडीशन किसके लिए है? सेलर के लिए, याद रखना। सेलर इज बाउंड टू वेट, मेजर, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट और थिंग with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price। क्या करना है? प्राइस सेट करने के लिए। आई बिलीव आप लिख रहे हो मेरे साथ वो चीजें, ये तो नहीं लिखना है। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास until such an act or thing is done and the buyer has the notice of the same। बायर को नोटिस ना दे दिया गया हो। लाइव चैट ऑन करते हैं, जल्दी से बताइए क्या दिमाग में सेट हुआ ये आंसर, जल्दी जल्दी बोलो। हमने टॉपिक कौन सा पिक किया था? हमने टॉपिक पिक करा था भाई साहब, जो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक गुड्स में है असर्टेन गुड्स को पास कैसे करेंगे। हम लोग इजीली ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में हो सकती है, सर्कमस्टांसेस के टर्म में हो सकती है, जो पार्टीज उनके कंडक्ट के टर्म में हो सकती है। फिर एक बात निकल के आई, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा हो गया। स्पेसिफिक गुड्स पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो कंडीशन है कि सेलर पहले काम करेगा उसके बाद होगा। तीसरा, जहां पर हमने बोला कि वो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि जहां पर वेट और मेजर्ड करने की बात आएगी, जब ये हो जाएगा सेलर बायर को इन्फॉर्म कर देगा तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट माना जाएगा। कौन सा गुड्स? स्पेसिफिक। वाह जी वाह, बहुत तगड़ा जा रहा है। ओके, रिपोर्ट है क्या? जल्दी बोलो। सुनो, जब तुम अकेले इसको पढ़ने बैठो तुम्हें लग रही है तो बहुत ज्यादा कंटेंट होगा, बट फैक्चुअल डेटा ये है, अगर इसको तुम कनेक्ट करने शुरू कर दो ना, मजा आ जाएगा पढ़ने में तुमको। लाइक यार बहुत इजी है ये, है ना? ओके, रिपोर्ट है। चलिए चलिए चलिए, फटाफट से उड़ा देते हैं, आराम से सारा ऐसे हो जाएगा, है ना? भरपूर समझ में आया। अरे वाह यार गौरव, बहुत सही जा रहे हो। चलो 800 बच्चों की लाइव प्रेजेंट लगे, अच्छी बात है। ओके, चलते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक कॉपी में जरूर से लिखिए, जरूर जरूर लिखिए, मतलब डाउट नहीं है, लिखना ही लिखना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? ओए होए होए, मैटर समझ रहे हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, मतलब सेल करने कॉन्ट्रैक्ट लिया, बोल रहे कि हमने पार्ट डिलीवरी दी तो क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। पार्ट का मतलब क्या है? आपने बोला कि 100 यूनिट हम आपको देंगे, 70 यूनिट आपने दी, तो बायर के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? बहुत सिंपल समझना। पहला ऑप्शन है रिजेक्ट द गुड्स, कि भगो यहां से, एक भी नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन है पार्शियली एक्सेप्ट द गुड्स एंड मेक पेमेंट ऑफ पार्शियल गुड्स, जितने एक्सेप्ट करा है। ये तो ऑप्शन तो अवेलेबल है कि नहीं? समझ आके खत्म हो गया है। मैं सोल्यूशन दिखाता हूं, आ जाओ। पार्ट डिलीवरी के दो ऑप्शन अवेलेबल हैं बायर के पास, या तो वो जो पार्ट डिलीवरी आई है उसको एक्सेप्ट कर ले, या तो एक्सेप्ट करने के बाद उसको पेमेंट कर दे, और या फिर उसको रिजेक्ट कर दे। आइए solution देखिए। The number of goods to be delivered is specific in the contract. If the parties have not agreed otherwise, the seller must deliver all the goods in a single delivery. However, when a part of the goods have been delivered and the rest of the goods are yet to be delivered, part deliver हुआ है तो क्या ऑप्शन अवेलेबल? पहला, where the part delivery is made in the progress of the whole delivery,
पूरे डिलीवरी के चक्कर में आपने पार्ट डिलीवरी किया, देन इट इज ट्रीटेड एज डिलीवरी ऑफ द होल, उसको माना जाएगा। एंड द ओनरशिप ऑफ द होल क्वांटिटी इज ट्रांसफर टू द बायर, तो पूरी मिल जाएगी। ये किस केस में है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर में हो रहा है तो। दूसरी देख लेते हैं, where the part delivery is made with the intention of separating it from the whole, अगर उसको बाकी से अलग करना है, then it is not treated as delivery of the whole since each part of the delivery is intended to be the treated as separate delivery. In such case, the ownership of the whole quantity इज नॉट पास टू दी बायर। बहुत सिंपल वर्ड में अगर आपने देखा पार्ट डिलीवरी का क्वेश्चन बना तो दो सिचुएशन चल रही है। पहला, होल डिलीवरी अगर ये लिखा है तो होल एक्सेप्टेंस, ठीक है क्या? होल डिलीवरी होल एक्सेप्टेंस। अगर लिखा है पार्ट डिलीवरी, इन शब्दों को पकड़ के चलना। तो इस सिचुएशन में सेपरेट, ये वर्ड लिख लीजिएगा, सेपरेट एक्सेप्टेंस एंड सेपरेट ओनरशिप, ठीक है जी। ये कहां पर होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कंडीशन में होगा, ये याद रखिएगा। एक और पकड़ते हैं, इसमें सेम सोल्यूशन जो भी आपको बताया सेम सोल्यूशन, या तो रिजेक्ट करेगा या तो वो एक्सेप्ट करेगा। आइए दिखाते हैं। रॉन्ग डिलीवरी, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि रॉन्ग डिलीवरी का मतलब क्या है। रॉन्ग डिलीवरी का मतलब या तो ओवर है या तो अंडर है, सेम नहीं है। ये बात समझ रहे हो क्या? इजी करता हूं, आपको 1000 यूनिट डिलीवर करनी थी, आपने 1200 डिलीवर कर दी, आपने 900 डिलीवर कर दी, लेकिन 1000 नहीं की। तो जो आपने 1000 यूनिट डिलीवर करनी थी लेकिन आपने उससे ज्यादा या उससे कम करी, इसी को हम बोलते हैं रॉन्ग डिलीवरी। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेल टू बायर अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स। तो क्वेश्चन ये है, क्या इफेक्ट होगा? आइए समझते हैं क्या इफेक्ट होगा। बहुत सिंपल वर्ड में आइए समझिए। यहां पर अगर आपने रॉन्ग डिलीवरी दी है, इफेक्ट क्या होगा? अंडर में है अगर तो पार्शियली एक्सेप्ट करो और पेमेंट करो। बात ठीक है? एक ऑप्शन ये अवेलेबल, दूसरा पूरा पूरा उठाओ रिजेक्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं। ओवर में है तो अगेन जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उसको एक्सेप्ट करिए और पेमेंट करिए, या फिर पूरा का पूरा उठा के रिजेक्ट कर दिए। बट ध्यान क्या देना है, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने एक्सेप्ट करा है तो जो रिमेनिंग पोर्शन है एक्सेस वाला वो आपको रिटर्न करना होगा। पढ़ लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए जनाब, ध्यान दीजिए। ओके, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट टू एनी यूज ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। द फॉलोइंग रूल शैल अप्लाई व्हेन डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटीज मेड। पहला, शॉर्ट डिलीवरी, जिसको अपन ने बोला अंडर। इफ द सेल डिलीवर टू द बायर, शॉर्ट में है अगर तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? नहीं लेंगे कुछ भी, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है? एक्सेप्ट द गुड्स, इफ एक्सेप्ट ही शैल पे फॉर द एक्सेप्टेड क्वांटिटी एट द रेट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, जितने के लिए होगा। पहला आया शॉर्ट, दूसरा क्या निकल के आता है? पहला शॉर्ट, दूसरा क्या है? एक्सेस डिलीवरी। क्या बोला? या तो वो क्या करे? रिजेक्ट द होल। दूसरा क्या बोला? एक्सेप्ट द होल। या फिर तीसरा, एक्सेप्ट द क्वांटिटी ही ऑर्डर्ड एंड रिजेक्ट द रेस्ट। समझ आ रहा है ना? तीसरे पे चलते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स मिक्स्ड विथ अदर गुड्स, ये भी इसी का पार्ट बनेगा। इफ द सेलर डिलीवर टू द बायर गुड्स ऑर्डर मिक्स्ड विथ गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, द बायर में पहला ऑप्शन क्या है? रिजेक्ट द होल, पूरा रिजेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्सेप्ट द एग्रीड गुड्स एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग गुड्स। लाइव चैट ऑन करा जाए। हाँ जी बताइए, क्या क्लियर हो गया? रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवरी में क्या ऑप्शन निकल के आए हैं आपके पास? रॉन्ग क्वांटिटी में बहुत बेसिक ऑप्शन, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट, सिंपल बात है। जल्दी बोलो, ओके रिपोर्ट है क्या? फिर आते हैं बढ़िया सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे और वो सॉल्व करेंगे आप। चले जी, तीसरा कुछ नहीं, अरे मिक्स क्वांटिटी है, चीजें मिक्स होके आई हैं, तो जो आपको चाहिए वो आप एक्सेप्ट कर लो, बाकी को रिजेक्ट कर दो। ओके रिपोर्ट है। नाउ टाइम फॉर
पीबी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये टैगलाइन है सर, इसके लिए तो काम हो रहा है। पढ़िए, सोल्यूशन बताइए। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। आज मैच में मजा आ गया, अरे मुबारक हो। अभी आप इंटर में हैं, अच्छा लगता है सुन के यार जब आप सब आते हैं और बताते हैं, है ना। चलिए जी, क्वेश्चन आप सामने। जे द ओनर ऑफ अ फीट कार वांट्स टू सेल हिज कार फॉर दिस पर्पस, he hand over the car to P, a mercantile agent, for sale at a price not less than 50,000. Does the agent sell the car for rupees 40,000 to A, okay, who buy the car in good faith without notice of any fraud? P misappropriated the money also. P ने पैसा भी खर्च कर दिया। J ने A पर केस कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ द कार। सवाल ये है, क्या J को उनकी कार वापस मिल पाएगी? जल्दी बोलिए। प्रियांक, अरे चलो यार, अखिल बहुत बढ़िया यार, जल्दी जल्दी बोलो। क्या जे को उसकी कार वापस मिल पाएगी? जल्दी बोलो। आपको याद आ रहा है वो अभी अभी टॉपिक बताया था ना, कौन सा? ये लाइन देखना, इन गुड फेथ। और आपको एक बात और बोली थी कि अगर वो गुड्स, जिस गुड्स की बात करी जा रही है, अगर वो कहीं प्लेज कर दिया गया, किसी और को दे दिया गया, तो आप गुड्स रिकवर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जे किसको दिए थे कार? पी। जे पी पर केस कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं लॉफुली, लेकिन ये अपनी कार वापस नहीं पा सकते। सबको समझ आ रहा है क्या कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे निकल रहा है? देख रहे हो? सोल्यूशन दिखाता हूं, ठहरो, ध्यान दो। आपने क्या पढ़ा हुआ है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट इज वैलिड and binding on the principal provided the agent. It is the position of the goods or document of title with the consent of the owner. The agent sell the goods while acting in the ordinary course of business of the agency. क्योंकि मुद्दा ये नहीं कि ज्यादा में बेचा कम में बेचा, मुद्दा एक एजेंट है। The buyer should have acted in a good faith, ये वर्ड निकल के आया है कि क्या गुड फेथ में है। The buyer should not have noticed that at the time of sale the agent had no authority to sell. In the given case, P, the agent was in possession of the goods, उसके पास था, किसकी कंसेंट से था? जे के कंसेंट से था, प्राइस का तो मुद्दा ही नहीं है। द कार वॉज सोल्ड बाई पी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब उसके बाद उसने पैसा खर्च कर दिया, क्या कर दिया, इससे क्या मतलब है? नॉर्मल बिजनेस में करा है, नॉर्मल ऑपरेशन में करा है। कार वॉज बॉट बाई ए, कैसे खरीदा है? गुड फेथ में, विदाउट नोटिस दैट द एजेंट वॉज नॉट अथराइज टू सेल इट फॉर रुपीज 40,000। भाई एजेंट को था कि 50,000 में बेचना, एजेंट ने 40,000 में बेच दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, एजेंट अथराइज्ड है, ये मेन मुद्दा है। दस सेल इज वैलिड एंड ए एक्वायर अ गुड टाइटल टू द कार। और मुद्दा क्या था? जे जे विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग द कार। समझ आ रहा है? आपने कंसेप्ट सीखा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसे लग गई। हाँ, क्या कर सकते हैं? जे कैन ओनली प्रोसेस अगेंस्ट हिज एजेंट लॉफुली, वो अपने एजेंट खिलाफ कर ले केस। लैग बच्चे तुम्हारे फोन में हो रहा है फिर, अगर ऐसा है नुसरत जहां, क्योंकि नहीं हो, लैग हो ही नहीं सकता, सब चेंज करा दिया सर्वर और इससे ज्यादा क्या कर सकता है टीचर, है ना। आपने कहा लैग, भाई फ्यूचर स्लॉट के बच्चे बोलते लैग हो रहा है, हमने कहा करा देते हैं बदलाव। एक्सीलेंट कनेक्शन शो कर रहा है, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, शानदार तरीके से। अगर लैग हो रहा है थोड़ा बहुत, यार देख लो, हो सकता है वो कुछ एक बच्चों के एंड से हो रहा हो। ठीक है, ओके रिपोर्ट है क्या? हम्म, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लीजिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सोल्यूशन बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। Mr. Samuel agreed to purchase 100 balls of cotton from Mr. Varun. Out of his large send his men to take delivery of the goods. They could pack only 60 balls. Okay. Later on, there was an accidental fire and the entire stock was destroyed, including 60 balls. वाह जी वाह, 100 balls की बात हुई थी, 60 बॉल पैक कर रहे हैं और सब जल गया। That were already packed. ठीक है जी। Referring to the provision of the Sale of Goods Act, explain as to who will bear the loss and to what extent। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ना। हरियार हो गया था।
जल्दी बताएं। अब यहाँ पे आप एक गलती कर रहे होंगे, आप बोल रहे हैं कि वरुण ही करेगा। तो मैं आपको बता दूं, वरुण करेगा तो नो डाउट करेगा, पक्का करेगा लॉस बियर, लेकिन क्या सारा 100 बॉल्स का? ध्यान से पढ़ो भाई साहब, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। वाह जी वाह। अब यहीं पे आप घूमोगे। ओके, तो मुझे बताते हो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ध्यान से सुने। वरुण है और सैम्यूल है ना, तो ध्यान से सुनिएगा साहब। सैम्यूल 60 बॉल का लॉस बियर करेंगे, रिमेनिंग का वरुण करेंगे। आपके लिए कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है आंसर, और सर ये क्या बात हो गई, क्योंकि ऐसे सवालों में तो आप गलती करते हो, शब्दों पर ध्यान दो। मिस्टर सैम्यूल agreed to purchase 100 ball of cotton from Mr. Varun. Out of his large sent his men sent his men to take delivery of the goods. उन्हें भेज भी दिया कि भैया दे दो डिलीवरी। दे कुड पैक ओनली 60 बॉल्स, उन्होंने 60 बॉल की पैकेजिंग कर दी, मतलब पेमेंट कितने की हो गई? 60 बॉल्स। पार्ट डिलीवरी इज द क्वेश्चन, पेमेंट हो गई। जिसकी पेमेंट हुई उसकी बेटर टाइटल, बेटर पोजीशन, बेटर ओनरशिप मिली क्या? आंसर है हाँ। हमेशा बोलता रिस्क ऑलवेज फॉलो ओनरशिप। इस 60 बॉल की ओनरशिप किसके पास है? जैसे पैक हो गया तो ओनरशिप किसके पास है? सैमुअल के पास है। रिस्क ऑलवेज फॉलो ओनरशिप, तो इस 60 बॉल का रिस्क कौन बेयर करेगा? वही करेगा। आगे लेटर ऑन, बाद में, शब्दों पर यही तो गड़बड़ करते हो तुम लोग, पकड़ते नहीं हो शब्दों को। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? आ जा भाई। कह रहा है लेटर ऑन, बाद में ऐसा हुआ, देर वॉज एन एक्सीडेंटल फायर। वो ठीक है, वो देख लेंगे कि बाद में हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। समझ क्या सब लोग? प्रेमबा याद आ रहा है? एग्जामिनेशन में कुछ अलग नहीं होता, तुम्हारे साथ यही गड़बड़ होती है कि तुम पूरे क्वेश्चन को स्टैंडर्ड पर नहीं समझते जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, रिपोर्ट है क्या? सैमुअल ने एक्सेप्ट नहीं करा, वो सैमुअल के एंड से उससे फर्क ही नहीं पड़ता। समझो, सैमुअल ने एक पर्सन को भेजा, सेंट हिज मैन, लिखा है ना, सेंट हिज मैन टू टेक डिलीवरी, मतलब साफ है कि तुम जाओ डिलीवरी लेके आओ। तो जो 60 बॉल पैकेज हुई, ये सैमुअल के मैन के कहने पर वहां स्टॉक में थी, क्योंकि एक्सीडेंटल फायर तो बाद में लगी है ना, तो उसकी ओनरशिप उसको मिल गई। ओके, रिपोर्ट है, सबको समझ आ गया? तो आगे बढ़ूं। एजेंट को भेजा, यही यही एग्जामिनेशन में अलग कुछ नहीं होता है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन देख लो, तुम बोलो क्वेश्चन पे सारा डिस्कशन हो जा रहा है। आइए देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी इज मेड, द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क until the property therein is transferred to the buyer. Further, the act also stated that in case of a sale of uncertain goods, समझना, the property in goods shall pass on the buyer only when they are certain and appropriated unconditionally to the contract. इसमें क्या हुआ था? 600 बॉल हमें चाहिए, मतलब जो अनअसर्टेन था गुड्स, उसको हमने असर्टेन कर दिया कि हाँ ठीक है 60 बॉल है, कोई नहीं डिलीवरी कर दो। हमने कहा ना असर्टेन कर दिया, जब हमने असर्टेन कर दिया, कंसेप्ट क्या बोल रहा है? द गुड्स शैल पास ऑन द बायर, तो गुड्स बायर को जा रहा है। अगर ऐसा है, आगे बढ़ो, द कॉन इधर बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर और बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर, फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ, ये भी आपने पढ़ा है, म्यूचुअल कंसेंट वाली बात है ये। सोल्यूशन देखते हैं। इन द गिवन केस एप्रोप्रिएशन विद रिस्पेक्ट टू 60 बॉल्स ऑफ कॉटन हैज बीन डन, देयरफॉर, वो हो चुका है। एप्रोप्रिएशन अभी भी टॉपिक पढ़ाया है। एप्रोप्रिएशन बोले तो असर्टेन, मैं बता रहा था एक वर्ड से, एक टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनता है। एप्रोप्रिएशन विद रिस्पेक्ट टू 60 बॉल हैज बीन डन, ये तो असर्टेन हो गया ना, जब असर्टेन हो गया 60 बॉल हमारी, तो ओनरशिप हमारी, तो रिस्क हमारा। इन द सेट 60 बॉल्स ऑफ कॉटन सैंड पास टू मिस्टर सैमुअल द बायर, जो बायर है। अब क्योंकि ये हो चुका है, दस द लॉस विद रिस्पेक्ट टू द सेट 60 बॉल्स शैल बी बॉर्न बाय मिस्टर सैमुअल। आई बिलीव आप समझ चुके होंगे, लाइव चैट में मुझको जल्दी बता दीजिए, है ना। और बाकी क्या होगा?
द लॉस जो रिमेनिंग रिमेनिंग बॉल से उसका लॉस कौन ले रहा होगा? मिस्टर वरुण। लाइव चैट ऑन है, बताए मुझे क्या सब समझ गए हैं? हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए तुमको, ठीक है? वॉइड नहीं हो जाएगा, सेलर तो रिस्क लेगा ही ना, यहां बात है रिस्क कौन बियर करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा अलग बात है वो। क्वेश्चन देखिए, मजा आने वाला है आपको, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन पढ़िए। ए ऑफर टू सेल टू बी अ सर्टेन मशीन फॉर ₹50,000. बी रिफ्यूज टू बाय इट अनलेस certain work was done on it to put into in a running condition। भाई साहब, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, एक्टिव मोड में थे, तो ये एक वर्ड आ गया और यहीं से कंसेप्ट था, याद करिए। पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। मैं तुम्हें आज ये फील दिला रहा हूं कि उस एक वर्ड से, उस एक कीवर्ड से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनती कैसे है और कुछ होता थोड़ी है। याद आ रहा है? पुट वर्ड मिला ना, पुट इनटू अ रनिंग कंडीशन मतलब पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। और इससे बात समझ आती है कि अगर ये सिचुएशन बनी है ना, जलीली बोलो, क्या सबको क्लियर है यहाँ पे मामला? मतलब साफ है कि जो ऑफर कर रहा था रिस्क यही बियर करेगा, आगे कुछ भी हो। क्योंकि जब तक भाई पुट इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब पहले काम करवाओ, रनिंग कंडीशन में लाओ, उसके बाद बात करेंगे, है ना? यही तो बी की बात है। ए एग्री टू डू द सेम, ए एग्री तो हो गया, बट वाइल द मशीन वॉज बीइंग रिपेयर, जब रिपेयरिंग चल रही थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। विदाउट द फॉल्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की फॉल्ट के बगैर। कैन ए रिकवर द प्राइस फ्रॉम बी? आंसर इज नो। ए लॉस बियर करें, क्यों लॉस बियर करें? बिकॉज द गुड्स इज पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। याद आ रहा है क्या? ये वर्ड से आपने वर्ड पकड़ा, कंसेप्ट याद किया और सोल्यूशन उड़ा दिया। सोल्यूशन दिखा भी देते हैं आपको। ए लाइबल होगा, बी लाइबल नहीं होने वाला। बड़ा सारा आंसर है ना? याद करिए, स्पेसिफिक हो गया, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। तीसरा, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अनकंडीशनल। सारी बातें ठीक है। आ जाओ जरा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग, करना है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टू पुट them into a deliverable state and has yet not been done the same, then the property in goods shall pass on to the buyer। तो प्रॉपर्टी किसके पास है? बायर के पास है। अब सोचो, प्रॉपर्टी बायर के पास है, ओनरशिप किसकी है? बायर की है। रिस्क ऑलवेज फॉलो ओनरशिप। सीधे सोल्यूशन के कंक्लूजन पे आओ। सिंस the machine is destroyed before repairs could be completed, the passage of property has not taken place, the risk of loss vests with A। समझ आ गया क्या? प्रिया, अगेन बात वही ना, आपको कंसेप्ट देखने, चार कंसेप्ट बताए थे। डिलीवरेबल स्टेट वाली कंडीशन में हम सोल्यूशन ऐसा दे रहे हैं। अगर वो डिलीवरेबल स्टेट की कंडीशन में ऑलरेडी आ चुका है तो मतलब प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो चुकी है। नंबर दैट को नॉन हैबिट की एक्सेप्शनल केस में अगर वो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो एक लाइन पकड़ के चलनी है, रिस्क ऑलवेज फॉलो ओनरशिप, दैट्स इट। ओके, रिपोर्ट है। समझ गए हो? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए। ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी टू बी ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। बी प्लेज, वर्ड मिला क्या? मस्त बात है ना? द ज्वेलरी विद सी। ए ने बी को दिया और बी ने उठा के सी के पास प्लेज, गिरवी रख दिया, पैसे से उठा के खा लिए। ए वॉन्ट टू क्लेम बैक द गुड्स। ए अपनी ज्वेलरी वापस चाहता है सी से, एडवाइस दीजिए, क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? जल्दी बोलो, इज इट पॉसिबल कि ए अपना वो ज्वेलरी ले पाए? जल्दी जल्दी बोले। कैन नॉट। कुछ बच्चे नहीं, यस। इमोशनल मत हो नालायकों। अभी तो कंसेप्ट सिखाया था कि अगर प्लेज कर दे रहा है तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, अमाउंट वगैरह वो क्लेम कर सकता है। वो भी आपको समझना होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच है? ए और बी के बीच। गुड्स कहां पहुंच गया? सी के पास।
ए के पास राइट्स ही नहीं कि इन पर केस कर पाए ना, तो बात ही खत्म है। ए यहां पर अमाउंट के लिए केस वगैरह कर सकते हैं, वो भी बी पर। सी से प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, गुड्स नहीं मिल सकता। पढ़ लेते हैं क्यों। वर्ड पकड़ के चलेंगे, प्लेज कर दिया उसने थर्ड पार्टी को। सोल्यूशन देखिए, rules for passes of property in case of sale on approval basis, the ownership has been transferred to B as he has adopted the contract by pledging it with C. A cannot claim the goods back from C. A नहीं ले सकते goods। ओके, रिपोर्ट है क्या की तरफ। अगला प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन सा रहना चाहिए उम्मीदन, है ना। क्वेश्चन देखिए, मजा आ जाएगा आपको। पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। विल सी सक्सीड, क्या ये सक्सीड करेंगी। एक बात, रिफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डिसाइड एंड एग्जामिन व्हाट रिसोर्स इज अवेलेबल टू मिस प्रीति। प्रीति कंडीशन क्या पढ़ लीजिए। ओके, गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन, अरे बस ना, अप्रूवल या रिटर्न बेसिस में क्या कंडीशन थी याद करो। वो अपनी अप्रूवल दे दे, वो कोई ऐसा एक्ट कर दे, या फिर एक रीजनेबल टाइम तक गुड्स अपने पास रख ले, तो गुड्स एक्सेप्ट माना जाता था, है ना। जल्दी बोले, कौन है। अ, ईशान यार वो रहेगा, टेंशन ना ले, आ जाओ सोल्यूशन पर बात करते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मिस प्रीति ओन अ मोटर कार विच शी हैंडेड ओवर टू मिस जोशी ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। आफ्टर अ वीक मिस जोशी प्लेज द मोटर कार टू मिस गणेश। भाई साहब बात तो खत्म हो गई ना। प्रीति के पास कार थी, किसको दिया, जोशी को दिया, और जोशी निकले कलाकार, उन्होंने क्या कर दिया, गणेश को दे दिया। सेम कंडीशन है, दिमाग लगाया नहीं है। अभी वो ज्वेलरी बोले कार बोले, मुद्दा ही क्या है ना। समझ गए सब लोग। सोल्यूशन देख लो, ये सारे कंसेप्ट है उनके। सीधे यहां देखिए, कार नहीं मिलेगी, प्राइस स्कीम कर सकते हैं। डज प्रॉपर्टी इन द कार पासेज ऑन मिस्टर जोशी ऑन द प्लेज, ये वर्ड पकड़ लीजिए, एंड मिस प्रीति कैन नॉट क्लेम बैक। कार नहीं मिलेगी, कार नहीं मिलेगी। सी इज ओनली इंटाइटल्ड टू क्लेम द प्राइस ऑफ द मोटर कार, वो भी किससे, वो भी किससे, जोशी साहब से, कि भैया पैसा वैसे दे दो, है ना। ओके, रिपोर्ट है, जल्दी जल्दी बता दें क्या सबको समझ में आ चुका है। एक प्रश्न और करेंगे, फिर सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत सारे प्रश्न कर लिए, और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आप लोग का फीडबैक कैसा आ रहा है ना। आप स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच, ठीक बात है, फॉर अ सर्टेन प्राइस बाय द इश्यू ऑफ एन इनवॉइस। ये भी एक टॉपिक है ना। अभी तो सिखाया था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे उसके बाद बात होगी, तो यहाँ पे बात आ गई। बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे, द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आधा गेम तो यहाँ पे हो रखा है। गोडाउन ऑफ मिस्टर जी, the goods were inspected by H agent and were found to be in order. Later on, the dues of the goods were settled in cash. Just after receiving cash, Mr. G asked Mr. H that goods should be taken away from his godown. उसने पूछा to enable him to store other goods purchased by him. After one day, since Mr. H did not take delivery of the goods, Mr. G kept the goods out of the godown. गोडाउन के बाहर गया, भाग गया से ओपन स्पेस में। ड्यू टू रेन, बारिश हुई, कुछ गुड्स डैमेज हो गया। पूछा ये जा रहा है क्या यहां पर पैसा वैसा ले पाएंगे, जल्दी जल्दी बोलो। सेक्शन 26 का सोल्यूशन मिलेगा यार आपको, यहाँ पे पढ़ डालो फटाफट से। क्या करेंगे इसमें, आप एक बात समझो। एक लाइन हमें दी गई थी, कौन सी, हमने आपको लाइन बोली, रिस्क ऑलवेज फॉलो ओनरशिप, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या समझ आया, इन्होंने गुड सेल कर दिया, उन्होंने एजेंट भेज दिया, ये कह रहे हैं गोडाउन से ले जाओ, वो कहते नहीं हम नहीं ले जाएंगे। तो ओनरशिप जैसे गुड सेल हो, ओनरशिप किसकी, पहले जो बायर था उसकी ना, तो बात खत्म, रिस्क वही लेगा, सेलर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 26 में बात हो रखी है ना।
अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर टू द बायर। और यहां पर क्या हुआ है कि बायर को ट्रांसफर हो चुका है। अगर बायर को हो चुका है तो बायर का रिस्क होगा। फॉल्ट ऑफ इधर बायर और सेलर, बायर का रिस्क होने वाला है। क्यों? आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। चलो अब ये आखिरी, इसके बाद नहीं करेंगे आज, है ना। गुड्स आर डिलीवर्ड बाई ए टू बी ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। दे आर फर्दर डिलीवर्ड बाई बी टू सी एंड देन बाई सी टू डी। अरे वाह, क्या बात है। इधर देखो, ए ने बी को डिलीवर करा, बी ने सी को डिलीवर करा और सी ने डी को डिलीवर कर दिया। समझ, सेम टर्म पे क्वेश्चन है। द गुड्स आर स्टोलन while इन द कस्टडी ऑफ डी। और गुड्स जब डी के पास था वहां से चोरी हो गया। हु इज टू बियर द लॉस ऑफ गुड्स एंड वाई? चलो आंसर करो। मदन थैंक यू सो मच यार। चलो जल्दी से बताओ, हु इज रेडी टू बियर द लॉस? कौन लॉस बियर करेगा और क्यों करेगा? जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बोलो, कौन करेगा? सारे बच्चे कहते डी करेगा। अरे नालायका, डी क्यों करेगा? इसे कहते नालायकी। रुको लाइव चैट मुझे अब ऑफ करने दो। अरे बी करेगा चाचा कहाँ जा रहे हो? ये यही सब गड़बड़ कर देते हो तुम लोग, है ना। डी नहीं करेगा भाई साहब, बी करेगा। बी, ब्लैक बी। ओहो हो, आ जाओ, तुम नालायक हो। एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, गुड्स आर डिलीवर्ड बाई ए टू बी। सवाल सिर्फ इतना है मेरा आपसे, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच था? सिर्फ इतना बताओ। जो एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट था, जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट था, किसके बीच था? ए और बी के बीच में। किस बेसिस पे हुआ था? सेल और रिटर्न बेसिस पे। यही तो बात हो रखी है। गुड्स कहाँ जाके फूक गया, इससे क्या मतलब है? ये व्यक्ति जिसको गुड्स दिया गया है ना, किस बेसिस पर? कि तुम रिटर्न कर देना, तुम अप्रूवल दे देना, तुम एक रीजनेबल टाइम से पहले पहले हमें बता देना। यही तो बात हुई थी ना, कि या तो तुम रिटर्न कर दो, या तो तुम अप्रूवल दे दो, या तो एक रीजनेबल टाइम से पहले पहले इन्फॉर्म कर दो, नोटिस दे दो। अब ये हमें बता नहीं रहे, लेकिन ये एक ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो पढ़ाया था तुमको नालायकों, एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्ट परफॉर्म कर, या तो प्लेज कर दे रहे हैं या किसी और को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो हम उससे गुड्स नहीं लेने वाले, बट प्राइस हम किससे लेने वाले हैं? हर अभी 3 क्वेश्चन ऐसे, बहुत नालायक हो यार तुम। 3 क्वेश्चन ऐसे मैंने कराए कि हाँ, एक जहाँ कार गई, एक जहाँ ज्वेलरी गई। हम कार ज्वेलरी नहीं ले पा रहे हैं, बट हम प्राइस क्लेम कर रहे हैं टू द कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी। तो सवाल यह है, हु इज टू बियर द लॉस ऑफ गुड्स? सवाल है, जो गुड्स का लॉस है कौन बियर करेगा? बी करेंगे, और कौन करेगा? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात कर रहे हैं, ए के पॉइंट ऑफ व्यू में। क्यों करेगा? क्योंकि वही ओनर है। क्यों ओनर है? क्योंकि उसने गुड्स में ऐसा एक्ट कर दिया है कि वो किसी और को दे दिया, तो ओनर वो अपने आप हो गया, क्योंकि उसने ऐसा एक्ट करा है। आओ दिखा देते हैं। पहले तो कंसेप्ट देख लो, क्या था? एक्सप्रेस और अप्रूवल आप बता दो, या गुड्स रिटेन्ड कर लो एक रीजनेबल टाइम तक, या फिर बाय डूइंग एनी ऑफ सच एक्ट, कोई ऐसा एक्ट कर दो। तो ये पता लग जाता है गुड्स आपका हुआ। ए ने बी को अप्रूवल बेसिस पे गुड्स दिया, बी ने एक ऐसा एक्ट कर दिया कि उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो बी ओनर हो गया। अब अगर बी ओनर हो गया, है ना, अरे वाह, खत्म भी हो गया, क्या बात है। अगर बी ओनर हो गया, वर्चुअल डिलीवर गुड्स बाय बी टू सी, द प्रॉपर्टी इन गुड्स स्टैंड ट्रांसफर टू बी। मतलब साफ है, जैसे बी ने सी को ट्रांसफर किया, मतलब हम समझ गए एज अ सेलर कि गुड्स बी का हो चुका, क्योंकि उसने एक ऐसा एक्ट परफॉर्म कर दिया। दस आओ सीधे, लॉस शैल बी बॉर्न बाई बी एज बिटवीन ए एंड बी सिंस द प्रॉपर्टी इन गुड्स स्टैंड ट्रांसफर टू बी एंड विद द रिस्क इन गुड्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव कि यूनिट नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की भी आज का आपको उसी लेवल पे समझ में आई होगी, और आज आपने एक लर्निंग बहुत तगड़ी ली है। वो लर्निंग मुझे कमेंट में जरूर से बताना, देखता हूँ कितने बच्चों के माइंड में एक्चुअल में भी अवेलेबल है ना। आप वेट करूंगा आप सभी कमेंट्स का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वाचिंग क्लास के लिए मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें।
पढ़ते जरूर रहें। चलिए अभी के लिए इतना ही। गुड जॉब।